कल एक हम आप लोगों को दिए थे एक क्वेश्चन बनाने के लिए। कोई बात नहीं। नहीं बना है तो बता देंगे। हाँ, लेकिन वो क्या एक्चुअली होता क्या है तो। हाँ, उसी के खून से बनाया जाता है उसको। ये करतक करके बनाया जाता है। ऐसे एक्चुअली जो है ना, वो तो हो गया कि आप एक प्रोसेस से बना है। और एक रासायनिक प्रोसेस भी होता है। जो केमिकल नेम होता है जिससे बनता है वो, जैसे सब्सटेंस होता है वो ऑरिकोलोराइड ही हो। ऑरिकोलोराइड करके है कुछ। हाँ, हम इसलिए कहेंगे ऑलिक सल्फाइड भी होता है। बहुत सारी चीजें होती है ऑरिक से बनता है, लेकिन ये क्लोराइड ही होता है। चलिए, कोई बात नहीं है। स्टमक अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। ऑसोफेगस तो हो गया, उसके बाद स्टमक में आएगा। जैसे बता देता हूँ, एक पिक्चर बनाता हूँ। ये स्टमक का होता है चित्र, मोटा मोटी। चित्र बनाने दीजिए और बढ़िया से। इसको फंडस कहा जाता है, इसको कार्डिया कहा जाता है। इसको बॉडी कहा जाता है। इसको पाइलोरस कहा जाता है। पाइलोरस, और ये पाइलोरस होल होता है। पाइलोरस होल। हाँ, इसमें ये बॉडी होता है। इसको स्टमक का जो पार्ट होता है बीच वाला, उसको बॉडी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी में दिया है। आ, याद है तो ठीक है, नहीं तो मोटा मोटी जान लीजिए। उसमें दो तीन चीज याद रख लीजिएगा, एक फंडस ऊपर वाला, एक कार्डिया बॉडी बीच में है ही, और एक पाइलोरस होल होता है। तो सब याद हो या ना हो, ये पाइलोरस होल याद रखिएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये स्टमक है टोटल। इसको पूरा को क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक स्ट्रक्चर बना लीजिए इसको। तो एक पूरा बता देते हैं। एक एक और बना ही देते हैं इसी में, क्योंकि बार दोबारा चित्र नहीं बनाना पड़े। जो सबसे नीचे वाली जो ग्रंथि होती है, जो एक देखते होंगे, ये हरा हरा है ना, इसको कहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसको क्या कहते हैं, जो रेड रेड वाला है, उसको म्यूकोसा लेयर कहते हैं। म्यूकोसा लेयर। इसको बना लीजिए आप पूरा चित्र को। लिख लीजिए। आपको गूगल के फोटो पर इतना अच्छा ना क्लियर नहीं मिलेगा, है क्या? लेकिन इतना इतना क्लियर वहां नहीं लिखा हो। लिख लीजिए तो आप समझा देते हैं पूरा पार्ट। बन गया। चलिए, एक एक चीज को मैं समझाता हूँ। ये देखते होंगे कि कल मैं पढ़ा दिया था, ये क्या है? फूड फाइव। ऑगस्टोफेगस इसको कहते हैं। ये फूड जो है किस रूप में आएगा? कल बताया था आप लोगों को।
यह किस फॉर्म में होगा? बोलस के फॉर्म में। बोलस कल लिखा है नहीं थे बोलस। बुलेट इसमें 70% ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन। हाँ हाँ। तो हाँ तो बुलस वही भोजन तो नीचे की ओर आएगा स्टमक में। तो किस फॉर्म में आएगा? बुलस के रूप में आएगा। सबसे पहले जहां से ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ रहता है उसको कौन सा पार्ट कहते हैं? कार्डिया कहते हैं। यानी कि फूड पाइप आपसे पूछा जा सकता है कि फूड पाइप जो है स्टमक के किस पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, किस भाग से अटैच होता है? तो कार्डिया। जैसे यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि फूड पाइप अटैच विथ इट, यानी कि इसी कार्डिया से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद देखेंगे इस कार्डिया के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है जो ऊपर की ओर है इसको क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है। यानी कि अपर पार्ट ऑफ दी स्टमक हो गया, है कि नहीं? मेन जो सारा एक्टिविटीज जो होता है वह इस बॉडी के पार्ट में होता होगा, इसी बॉडी के पार्ट में होता है। यानी कि स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है और इसी पार्ट में सारी एक्टिविटीज जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है ये सारे चीजें एक्टिविटीज संपादित होते हैं। इसमें दो प्रकार का देखते होंगे लेयर पाया जाता है। एक लेयर पाया जाता है जो सबसे निचली स्तर पर होगा, ये देखते होंगे ये इसको क्या कहेंगे? ब्लू है ये ना। तो ब्लू वाली जो है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से आगे बताऊंगा कि एसीएल का एसीएल निकलेगा। क्या निकलेगा? एसीएल। अभी ये बता देता हूँ एसीएल का सिक्रेशन होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नल फुल नाम नहीं होता है, पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसीएल होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है कि ये एसिडिक होगा इन नेचर। इन नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। तो इसका कुछ पीएच वैल्यू होगा ना। पीएच वैल्यू कितना होता है लिख लीजिएगा। पीएच वैल्यू जो होता है 1.5 से लेकर 1.8 तक होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.5 से होता है 1.8। लिखते चले जाइए या पीटी में काम देगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब भोजन को क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। जो बुलस के रूप में अर्धपचित या सेमी डाइजेस्ट फूड आएगा उसको क्या कर देगा? अम्लीय कर देगा, एसिडिक बन जाएगा। तो एसिडिक करने से फायदा क्या होगा बने? इसमें फायदा क्या हो सकता है? यानी कि इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या क्या हो सकता है? नंबर एक बेनिफिट्स होगा कि फूड्स क्या हो जाएगा? वो नहीं, वो एक तो नंबर की एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय होने से होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो नहीं तेज हो जाता है। यानी कि हाँ वही आसान हो जाता है तो तेज हो जाता है। एक्टिव ज़्यादा होगा। एक्टिव जो है ज़्यादा हो जाएगा। एक्टिव ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भोजन बहुत तेजी से पचेगा। एक तो एसिडिक हो जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है? इसमें फूड के रूप में जो भी जर्म्स आएंगे, जो लाइसोजोम के द्वारा जो जो नहीं मरा है वह किसके द्वारा मार दिया जाएगा? एचसीएल के द्वारा। यानी कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया या जर्म्स, जर्म्स जितने भी है उसको क्या कर देगा? यह मार देगा। यानी कि अब जो फूड है उसमें कोई जर्म्स नहीं रहेगा तो दो काम कर देगा। इसमें से ये तो हो गया कि हमने एसीएल का क्या फंक्शन है ये बता दिए। लेकिन एसीएल सिर्फ भोजन को अम्लीय बनाएगा, लेकिन इसमें एक जो पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में निकलता है। डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में निकलता है इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही एक और डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, इसका नाम लिख लीजिएगा, पेप्सिन। ये यही गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही निकलता है। डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, इसको पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन लिख लीजिएगा। और ये पेप्सिन किसका पाचन करेगा?
प्रोटीन का, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। देखिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विथ द हेल्प ऑफ enzyme pepsin convert into peptone and peptides, पेप्टोन और पेप्टाइड्स। और या तो पेप्टोन या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, दोनों रहेगा तो भी चलेगा, या दोनों में से एक में करता है, या दोनों कर देता है, या फिर पेप्टाइड्स के रूप में कर देता है, इसलिए ऑब्लिक देकर लिखना है, दोनों होगा, पेप्टोन या पेप्टाइड्स में कर देता है। फिर नीचे लिख लीजिएगा, पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, है कि नहीं? यानी कि यहां भी क्या हो गया, प्रोटीन का पाचन हुआ कि नहीं? नीचे में नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिए कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन started in stomach as प्रोटीन कन्वर्ट इनटू, दोबारा लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, जितना बार लिखिएगा उतना याद रहेगा। प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स, पेप्टोन और पेप्टाइड्स with the help of enzyme पेप्सिन, है कि नहीं? मजा आ गया? बीपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ है यहां से देखिएगा, बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, वेयर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन जो है, प्रोटीन डाइजेस्टेड या डाइजेशन स्टार्टेड, तो ये कहां से होगा? स्टमक से। एक प्रश्न यहीं से आ गया। क्या इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? तो इसके अलावा भी लिख लीजिए, रेनिन का सिक्रेशन होता है, रेनिन, रेनिन दूसरे एंजाइम के रूप में एक ले लीजिएगा, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, रेनिन। रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है नहीं? या मिल्क के पाचन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, जो भी हो, जितना भी हो, उसमें प्रोटीन भी रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैट भी होता है, तो बोले प्रोटीन जो मिल्क का जितना मैक्सिमम पार्ट है उसको रेनिन पचाने का कार्य करता है। यही कारण है कि एक सब प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से रेनिन से। ये रेनिन जो होता है बच्चों में ज्यादा सेक्रेशन होगा या ओल्ड में? बच्चों में। यही कारण है कि बच्चा दूध पर जी कर, माने दूध पीकर जी लेता है, 2 लीटर 3 लीटर वह एक दिन में पी सकता है, जैसे वो तो बच्चों के हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है कैसा है। लेकिन क्या सियाना आदमी 1 से 1.5 लीटर दूध पी लेगा, पचा लेगा? तबीयत खराब हो जाएगी और उसको फिर पेट खराब हो जाएगा। यानी कि रेनिन जो होता है वह सेक्रेशन चाइल्ड में जाता होता है एडल्ट की तुलना में। तो ये लिख लीजिए, सेक्रेशन ऑफ रेनिन
रेनिन इज ग्रेटर देन इन चाइल्ड, is greater than in child respect to adult, is respect to adult. है कि नहीं? ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। इससे कौन कौन सा एंजाइम निकलेगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन निकलेगा और एक रेनिन निकलेगा। उसके अलावा इसमें से और कौन सा निकलेगा? एसीएल का सेक्रेशन होगा। तीन चीज समझ गए। एसीएल का पीएच मान वैल्यू कितना होगा? 1.5 से 1.8। एकदम दिमाग में छप रहा है कि नहीं? कोई एक्स्ट्रा बात मैंने ऐसे कोई बताया हो जो परीक्षा में पूछने के अलावा जो बातें होगा? टू द पॉइंट। अभी खत्म नहीं हुआ है ये, तो आगे बढ़े। अब देखिए, ये सब आप चित्र बना लिए है ना? दोबारा मुझे बनाना नहीं पड़े, सिर्फ समझा दूंगा आपको। अब देखिए, भोजन आया किसमें? अब एक नॉर्मल सा पिक्चर बना देता हूं। जैसे भोजन अब आया, ये भोजन जो यहां पर आया तो किस रूप में आया है? बुलस के रूप में आया है। तो ये बुलस के रूप में आया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में पेप्सिन जो है या रेनिन जो है, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है या फिर कुछ समय लगता है? नहीं, यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। भोजन यथावत स्थिति में एज इट इज फॉर्म में रहता है। और यह कब तक रहता है? 1 से लेकर 1.5 आवर तक एज इट इज फॉर्म में रहता है। नहीं, वो उसने स्टोर होते रहता है। नहीं, ऐसे कहाँ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी अभी मैं प्रूफ करके बताता हूं। 1 से 1.5 घंटा भोजन कैसे रहता है अमाशय में? एज इट इज रहता है। इसलिए देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर खाना खाया है तो वोमिटिंग का जो काल होता है वह 1 से 1.5 घंटा के अंदर ही वो वोमिटिंग कर देगा। अगर 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया है, इसका मतलब उसको वह वोमिटिंग नहीं होगा। वोमिटिंग होता है लेकिन उसमें से वह अन्न का सामग्री नहीं निकलेगा, उसमें से पित्त निकल सकता है। उसको जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा। जो इसमें से जो एसीएल का फॉर्म जो होता है वो निकलता है। ये पीला हरा हरा निकलता होगा, देखोगे। जो शराब पीता है ना, उसको वोमिटिंग में जो निकलता है वह हरा हरा निकलेगा। जब हरा कोई वोमिटिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ही वॉज ड्रिंकिंग। लेकिन अगर वह नॉर्मल वो निकल वोमिटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है नॉर्मल है। लेकिन जो जिसमें से देखो, ध्यान गौर करना, जो वोमिटिंग में बिल्कुल फूड पार्टिकल्स के रूप में अगर वोमिटिंग कर दिया है, फूड पार्टिकल्स के रूप में, इट मीन्स वह पीरियड होगा 1 से 1.5 घंटा के अंदर ही होगा। और ये बहुत ऐसा फैक्चुअल चीज बता रहा हूं जो किताबें ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। इसीलिए जिसको वोमिटिंग का शिकायत है, जो हम किसी सफर में जाते हैं, खासकर महिलाओं के साथ होता है कि जैसे ही वो सफर में जाएगी वो वोमिटिंग करना शुरू कर देती है। उससे महिलाओं या वैसे लोगों से या गुजारिश है कि कभी भी सफर करने से पहले कोशिश कीजिए कि 2 घंटा पहले खाना खा ले आप। कितना घंटा पहले? मिनिमम तो 2 आवर्स जो है सुपाच्य भोजन पहले कर ले। उनको फिर वोमिटिंग का शिकायत नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो और ऐसे डॉक्टर से इलाज भी कराना चाहिए ऐसी स्थिति। तो ये 2 घंटा के बाद क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन स्टार्ट 2 घंटा का नहीं, थोड़ा सा और, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो ये स्टार्ट होता ही है, 1.5 घंटे के बाद तो ये स्टार्ट होता ही है। तो थोड़ा एक प्रोसेस होने में भी, इसको पूरे प्रोसेस होने में भी तो कुछ समय लगेगा। टोटल प्रोसेस होने में लगता है कितना समय जानते हैं? अमाशय में लगभग लगभग भोजन रहता है, नहीं, 3.5 घंटा से 4 घंटा। अगर पूरा प्रोसेस है
तो जब आप सफर करने जा रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटा या 4 घंटा तक, 4 घंटा सबसे सेफ जोन है। उससे आदमी को शिकायत वाले को 4 घंटा पहले भोजन कर ली, तब कोई शिकायत नहीं रहे। अब वो भूख क्या लग जाएगा, 4 घंटा में भूख लगता है तुम लोगों का, ऐसा कौन बात हो गया। अब रात, अब 4 घंटा में कौन सा भूख लग जाएगा बताओ। 8 बजे खाना, मान लीजिए कि आप 10 बजे खाना खाओगे तो 2 बजे भूख लग जाती है। हाँ, तो अभी तुम लोग जवान हो, लेकिन जिसको शिकायत है उसको इतना तो कष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए शिकायत है, जिसको कोई दिक्कत नहीं होता उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम बिल्कुल ही साइंस के आधार पर कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, 3 मिनिमम 3.5 घंटा। कभी कभी जिसका बहुत डाइजेशन बहुत अच्छा होगा तो 3.5 घंटा, लेकिन 3.5 घंटा से 4 घंटा का रेंज में रहता है, समझे। 3.5 से 4 घंटा सिर्फ स्टमक में रहता है भोजन, है कि नहीं। हम लोग क्या काम करते हैं, लेट नाइट हम लोगों को खाने की आदत है, तो कैसे डाइजेशन होगा पाएगा। सुबह सुबह कभी बाथरूम जाएगा, वो 11 बजे ही जाएगा, 10 बजे ही जाएगा, रूटीन पूरा खराब हो जाता है। इसलिए खाना आदमी को चाहिए। ऐसे तो मैं धर्म के आधार पर नहीं कहता हूँ, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जैन धर्म में कहा गया है कि आप शाम होने से पहले ही भोजन कर लीजिए, और वो आदमी बहुत स्वस्थ होता है, रियल में स्वस्थ होता है, और वह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठ, माने जो है अवेक कर जाता है। रात को भोजन कहीं नहीं करना चाहिए। हम लोग तो तामसी भोजन की तरह लगे थे, हम बिल्कुल जब तक खाते नहीं तब तक नींद नहीं आएगा। अच्छा, रात में खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है, इसके पीछे कारण बताता हूँ। पूरा मसल्स जो है ना इस पर भोजन को जबरदस्ती पचाने में लग जाता है, तो मसल जब इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थकावट महसूस ही होगा, तो तुम लोग को नींद आने लगता है। तो कहते हैं कि खाना खाने के बाद नींद खूब अच्छा आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तुम्हारा मसल्स जो है ना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो ये गलत कंसेप्ट है कि नहीं। तो रात का खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, अगर बस चले तो नहीं खाना चाहिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो। इसके पीछे यही कारण है। या बहुत कम हल्का भोजन कीजिए, वो 7 बजे से 7 AM से पहले खा लीजिए, 7 बजे से पहले, बिफोर 6 AM में खाइए, चाहे 5 बजे खा लीजिए, लेकिन उसके बाद नहीं खाइए। तो इसके पीछे सब कारण आप लोगों ने समझ लिया है कि नहीं। अब 1.5 घंटे के बाद में, अब पूरा कहानी बता देता हूं। 1.5 घंटा के बाद यहां से न्यूरॉन्स को आदेश देता है, और हम आपको बताए थे कि डाइजेशन भी होता है ना, वो ब्रेन के निर्देश से ही होता है कि नहीं। ब्रेन के निर्देश है। ब्रेन क्या निर्देश देगा कि आप जो है इंजाइम को सिक्रेशन कीजिए। यह संदेश कितने घंटे के बाद जाएगा, 1.5 घंटा के बाद। 1.5 घंटा तक भोजन एज इट इज रहता है, उसके बाद न्यूरॉन्स संदेश देगा। ये न्यूरॉन्स के द्वारा संदेश आएगा, किसको, स्टमक को, कि भैया आप इसमें जो इंजाइम तो है, अभी तुरंत बताया ना इंजाइम्स, तो जितने भी इंजाइम है उसका सेक्रेशन करो। जब इंजाइम का सेक्रेशन हो जाएगा, नहीं, अरे भाई ऐसे अपने मन से नहीं होता है, निर्देश होता है, कंट्रोलिंग होता है। ह्यूमन ब्रेन पढ़ाऊंगा मैं, ह्यूमन ब्रेन, नहीं सबका कंट्रोल होता है। एक होता है अनैच्छिक क्रिया, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है और जिस पर विदाउट कंट्रोल होता है। तो विदाउट कंट्रोल को, मैंने ह्यूमन ब्रेन का भी कई होता है, तो जो विदाउट कंट्रोल का होता है उसको भी कंट्रोल करता है मॉडुलो ऑब्लोगंटा, समझे। और जो पार्ट हो गया जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, उसके ब्रेन मॉडुलो ऑब्लोगंटा के अलावा जो और भी होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, फोर ब्रेन हो गया, सेरिबेलम हो गया, या और पार्ट हो गया, वो सब कंट्रोल करेगा। लेकिन बिना कंट्रोल के कुछ नहीं होता। मेरे ब्रेन अगर, इस यही कारण है कि जिसका ब्रेन डेथ कर जाता है, तो भोजन भी दोगे तो पाचन हो जाता है क्या, नहीं होता है। नहीं, ब्रेन अगर पूरा डेथ हो गया है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोमा कोमा में तो अलग से दिया जाता है उसको, उसको अलग से प्रोसेस कराया जाता है। हाँ, डाइजेशन होता है, लेकिन उसका दूसरा प्रोसेस किया जाता है। कोमा का मतलब क्या हो गया है कि प्रॉपर न्यूरॉन्स नहीं, ब्रेन काम करता है, पूर्ण रूप से वह संचालित नहीं करता है। हाँ, संचालित नहीं करता है, जैसे कि उसके पास होश नहीं होता कोमा में।
ऐसा नहीं कि ब्रेन पूरा 100% 0% काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे शरीर पर वो अंदर की चीजों पर कंट्रोल करता है, बाहर चीजों जो एक्सटर्नल होता है उस पर रिएक्शन देना बंद कर देता है। समझे? इस कारण से होता है। अगर पूरा ब्रेन अगर डेथ हो जाएगा ना, तो ये शरीर तो ऑलरेडी हुआ, तो मृत्यु माना जाता है, ऑलरेडी मृत्यु माना जाता है, तो ये काम ही नहीं करेगा। तब कितनों खाना खिला दो, मरे हुए आदमी को कहोगे कि नहीं रसगुल्ला खा लो, एनर्जी आएगा शरीर में, क्या उसको एनर्जी आ जाता है क्या? क्या नहीं। वो इस सब को भी कंट्रोल किससे मिलता है? बताऊंगा ह्यूमन ब्रेन में। ऑर्गन मस्तिष्क के मरने के बाद, मस्तिष्क के मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक, 7 से 8 मिनट तक हर ऑर्गन जिंदा होता है। और तो वही तो मैं कह रहा हूं, 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट तक ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है आज के डेट में, कंप्यूटराइज हो गया है कि 7 से 8 मिनट में उसको निकाल के स्टोर कर देगा ह्यूमन ब्रेन। स्टोर में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। जैसे हार्ट को कैसे जिंदा रखता है? कृत्रिम हार्ट लगता है कि नहीं? अरे हार्ट अगर फेल हो जाएगा तो हार्ट लगता है कि नहीं? पेस मेकर जिसको कहते हैं, वो पेस मेकर तो नहीं, वो है तो उसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें जो लगता है आर्टिफिशियल लगता है ना, जिसको आर्टिफिशियल हार्ट का क्या नाम है? जार्विक, जार्विक 7। परीक्षा की दृष्टि से याद करके रखना, बहुत लोगों को किताब में अभी मिलेगा भी नहीं, ये जार्विक होता है। जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है। आर्टिफिशियल हार्ट कैसे बनाया गया होगा? मशीनरी चीज से ना भाई। स्टार्ट करो, चलिए। फिर से दोबारा मुझे पिक्चर बनाने में मेरा रूह है। बना ली है, लेकिन यहाँ समझाने में थोड़ा सा सुविधा रहता है। अब देखिए, एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान सब अब बताते हैं। इतना समझ गए होंगे डिटेल्स? अच्छा, बोरियत तो नहीं हो रहा है कि सर बहुत डिटेल पढ़ाते हैं? अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि 2 घंटा हम कल बताए थे, दो परसों बताए थे, 2 घंटा सिर्फ डाइजेशन। और ऐसा नहीं कि इधर उधर की बात करें, टू द पॉइंट हम लोग बातचीत करते हैं। 2 घंटा वहां लगा था, और कल भी हमको लगता है 1 घंटा के करीब करीब पढ़ाए थे। 3 घंटा हो गया, और अभी स्टॉपवर्क में ही है। इसका मतलब यह है कि बोरियत मत होइएगा। ये क्लास जो है रियल में ये चल रहा है किसका? फाउंडेशन बैच का। यानी कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। मेंस में भी कई बार झारखंड में जनरल साइंस से भी वहाँ मेंस मेंस में सवाल आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, बहुत मायने रखेगा। तो ऐसे जब आपका डिटेल्स नॉलेज होगा तब ये, तो इसमें यह भोजन आ चुका है। और कितने घंटे तक रहेगा ऐसे? 1 से 1.5 आवर तक। और उसके बाद में कितना लगेगा? 3.5 घंटा से 4 घंटा के बाद पूरा यह इसमें से कंप्लीट, माने यहाँ जहाँ जितना पाचन होना था वह 4 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, 3.5 से 4 घंटा। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार देखते हो कि भोज में पार्टी में हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा एसिडिक चीज भोजन करते हैं, और ज़्यादा एसिडिक कर लेने से क्या होता है कि पेट में जलन होती, पेट में क्या होने लगता है? जलन होता है। जिसको कहते हैं जलन को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी शब्द सुने होंगे। एसिडिटी तो नॉर्मल शब्द है। एसिडिटी एक्चुअली है क्या कि द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड, इट मींस HCl इन स्टमक इज कॉल्ड एसिडिटी। और एसिडिटी ज्यादा क्यों फॉर्मेशन होगा? तो जब हम एसिडिक चीज ज्यादा लेंगे तो उसको पाचन करने के लिए ज्यादा एसिडिटी निकलेगा कि नहीं? और ज्यादा एसिडिटी निकलेगा तो वह जलन करेगा।
क्योंकि उसका नेचर में क्या है, उसके नेचर में है क्या कि आपको बताए थे कि उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5 से 1.8 तक होता है। और हम कहे हैं कि यह देखने में मिनिमम वैल्यू है, लेकिन हमने बताया था कि 1 2 3 4 5 अप टू 7 पर आएगा तो न्यूट्रल होगा। यानी कि जैसे जैसे हम मान घटेगा तो एसिडिटी इधर की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब यहां मान तो यहां 1.1 और 2 के बीच में है, 1.5 इंटू 1.8 किसके बीच में है, 1 से 2 के बीच में है। यानी कि एसिडिटी इधर से इधर आने में क्या होगा, प्लस बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एसिडिटी कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए पेट में जलन होता है। इसलिए कई बार जो है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे यही कारण होता है कि यह जो है इससे बर्न आउट नहीं हो पाता है, और इसमें कई बार भोजन का पाचन ना होकर सड़न होना शुरू हो, और कई लोगों को गैस बदहजमी जैसे शिकार जो होना पड़ता है, इसके पीछे यही कारण होता है। अब एसिडिटी हो गई, एसिडिटी माने हम ज्यादा जाते हैं कहीं पर, यानी कि कई बार हम भोज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादा एसिडिटी, या किसी पार्टी में जाते हैं तो ज़्यादा एसिडिक भोजन हम जब करते हैं, तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम क्या खाते हैं, MgOH का होल 2। इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इनो में यही चीज होता है, यही मैं कहना चाह रहा हूं, मैग्नीशियम। हाँ तो ये बेसिक्स ही है, नेचर में बेसिक्स है, वो सब हम नहीं, उसके अलावा आप खा सकते हैं, जैसे खाबर सोडा ये सभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका विकल्प भी बताऊंगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, दिख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये एक्चुअली नेचर में कैसा होगा, बेसिक बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, ये होता है बेसिक्स, यानी कि क्षारीय। बेसिक्स हो। अब MgOH का होल 2 और प्लस या किसके साथ रिएक्शन करेगा, कि इससे निकल क्या रहा है, HCl, यानी कि वही तो सबसे ज्यादा पेट को क्या कर दे रहा है, अम्लीय कर दे रहा है। तो यह रिएक्शन किसके साथ करेगा, HCl। तो क्या क्या बनाएगा, Mg, Pl2 प्लस H2O बनाएगा। और जल, जल जैसी बनाएगा तो यह ठंडक महसूस कराएगा कि नहीं। अब ये ठंडक का मतलब नहीं कि बाहर से जो हम जल पिएंगे उससे ठंडक होगा, उससे तो हम अभी बताया कि घाटा होगा। जो रिएक्शन से जल बनेगा वो आपको पेट को ठंडक पहुंचाएगा कि नहीं। यही कारण है कि जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो हमको राहत तुरंत मिलता है। और एक चीज और लिख लीजिएगा, इनो में यही चीज पाया जाता है, लिख लीजिएगा, ये भी चीज है परीक्षा की दृष्टि से। इनो, इनो जो हम पीते हैं ना, यही चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पेट की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी ऑफ स्टमक जो है, वह राहत देने के लिए कौन सा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि एसिडिटी ऑफ स्टमक, that types of the problem solve of with the help of magnesium hydroxide, that is in nature of basics। इसे क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका। इनो में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है,
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो हम क्यों पीते हैं? क्योंकि यह HCl को क्या कर देता है? न्यूट्रल करना। अब ये न्यूट्रल कैसे करता होगा? तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं कि एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि यह क्या है नेचर में? बेस। और ये क्या है? एसिड। अब एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट और प्लस H2O। तो ये H2O बना और बाद रिएक्शन में क्या बनेगा? साल्ट। तो ये MgCl2 एक प्रकार का किसका स्वरूप है? अभी तुरंत बताइए। ये साल्ट का स्वरूप है। बायोलॉजी में कहीं भी इस टाइप का कोई रिएक्शन पढ़ाया होगा तो बता दीजिए। यह पूरा का पूरा हमने बता दिया कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण हो। इसको नोट डाउन करिए। हो गया। यानी इसके अलावा आप वैकल्पिक स्रोत पूछ रहे थे कि सर मेरे पास अभी इनो न रहेगा तो क्या करेंगे? लिख लीजिए। इसका वैकल्पिक स्रोत के रूप में बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसको कहा जाता है बेकिंग। बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है? जैसे मिठाई उठाई के दुकान पर जाते होंगे, जिलेबी के दुकान पर जाते होंगे, रसगुल्ला खाते हैं, तो उसको फुलाने का काम कौन करता है? यही बेकिंग सोडा होता है। NaHCO3 होता है। हाँ, रोटी में भी डाला जाता है फूलने के लिए। पाव रोटी में डाला जाता है। ब्रेड में यूज होता है। और ये क्या काम करता है? या पचाने का भी काम करता है कि नहीं? पूरा लिख लिए। अब आगे हम आगे बढ़े। एल्किलीन क्या होता है? अल्केन होता है, अल्काइन होता है, अल्कालाइन होता है। ये सब ग्रुप पढ़ाऊंगा अलग से, केमिस्ट्री में पढ़ना है। अल्कलीन लगता है? नहीं हाँ, वो तो लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म होता है। तो लास्ट में जब बेस्ट मटेरियल निकलेगा ना तो वो फॉर्म मैं बता दूं। एक चीज और जान लीजिए। एक खास समय के बाद माने जो है वह रुक जाता है, तो वो पूरा ग्लैंड्स। इसी के बाद एक चैप्टर आएगा ग्लैंड। सारा चीज वो हो रहा है। तुम बूढ़ा बूढ़ा हो जाओगे, कितना भी खाता है उस शरीर में उतना लग पाता है? नहीं लग पाता है ना। के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लैंड्स, और ग्लैंड से निकल। आगे बताओ। दूसरा चैप्टर यही आ रहा है कि नहीं? इस ग्लैंड्स पे बताओ। चलिए, अब हम थे कहाँ? अब देखो। अब नहीं, यहाँ पर देखना, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। यही तो है, मेरे यहाँ पढ़ोगे तो पूरा पूरा रो, और नहीं तो फिर हम कचरा नहीं पढ़ाते। अब यहाँ पर जो भोजन जो हुआ, यहाँ किसका किसका पाचन हो गया? डाइजेशन कितना होगा? प्रोटीन का पाचन किस रूप फॉर्म में हुआ? पेप्टोन और पेप्टाइड्स। पेप्टोन और पेप्टाइड्स के रूप में। अच्छा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, माने जो माउथ में हुआ था उतना ही बच के रह गया, यानी कि 70%। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे हुआ? माने यहां तक किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट अभी किस फॉर्म में है? तो इसको कहेंगे माल्टोज के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? माल्टोज के फॉर्म में। क्या यहां पर फैट्स या लिपिड्स का पाचन हुआ? नो। अभी तक किसका पाचन नहीं हुआ है? अच्छा, इसको भी हम से पूरे फॉर्म को
हम सेमी डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? सेमी डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? और सेमी डाइजेस्ट कहां तक? स्टमक से स्टमक तक। इसको क्या कहा जाता है कंबाइंड फॉर्म में? काइम। CHYME, काइम। इसको नोट डाउन कर लो, इसको काइम कहते हैं। एक आयुर्वेदिक दवा आती है काइम चूर्ण, नाम सुने हो? ये काइम वहीं से शब्द चुराया गया है। अब देखिए, इसीलिए लिखिए काइम इज इक्वल टू माल्टोज प्लस पेप्टोन या पेप्टाइड्स प्लस फैट या लिपिड। लिपिड इसके या फॉर्मूला लिख लीजिए, यह आपका होगा। यही टाइम कहाँ जाएगा? अब जाएगा ए स्मॉल स्मॉल। समझ में आ गया? स्मॉल इंस्टेटाइन हम नेक्स्ट डे बताएंगे। तो आज एक टॉपिक खत्म हो गया, स्टमक, जो महत्वपूर्ण पार्ट था। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे स्मॉल इंस्टेटाइन।